नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 17 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर चलिए उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं और उससे भी पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत लाभकारी साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। चेंज योर लाइफ टुडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। समझ में आ रहा है? आपका जो लाइफ है वो उसको आज ही चेंज कीजिए। ठीक है, उसके साथ गैम्बल, अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल नहीं कीजिए और तुरंत एक्ट कीजिए, है ना, विदाउट एनी डिले। है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है कल से सोचेंगे कैसे क्या करना है, प्लानिंग करना है। ठीक है, तो अभी नहीं, वैसा नहीं करना है। एक्ट नाउ मतलब तुरंत एक्ट, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है ना, चेंज करना है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें जो कंटेंट डिस्कशन करता है उसको देख लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, पर्सन प्लेस इन जो भी न्यूज़ में है, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। अगर इस रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये सब सारे कंटेंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 5 मई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस है ये 14 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हो गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और जो भी जितने भी करंट मतलब डेज़ के हैं, अक्टूबर के डेज़ के दिवस हैं, उसे हम लोग एक वीडियो में लास्ट में कर लेंगे जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर का। तो ठीक है, साथ साथ में और भी जो इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में देते रहेंगे, तो उसे भी कर लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि इसका जो आयोजन है ये भारत में हो रहा है। आंसर हम पहले ही बोल दे रहे हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये किस देश में हो रहा है? तो ये अपना देश भारत में हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। ठीक है, इसका जो आयोजन है यह 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये भुवनेश्वर से शुरू हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में हो रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत के 3 शहर में होगा, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में होगा। तो इसका जो शुरुआत है ये मतलब भुवनेश्वर से हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2022 है ये 7वां संस्करण है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवीन पटनायक उद्घाटन में थे, शामिल थे, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि भुवनेश्वर से इसका शुरू हुआ है। तो भुवनेश्वर की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत इसमें जो है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 में कुल 16 टीम भाग ले रही है। ठीक है, और ग्रुप ए कैटेगरी में भारत शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका शुभंकर ईभा है, ये याद कर लीजिएगा। और जिसका मतलब इसका नाम होता है, एक शेरनी का नाम है ये ईभा, इसे याद कर लीजिएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है? किक ऑफ द ड्रीम इसका ध्येय वाक्य है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम को हराकर जीता था? तो ये इंग्लैंड टीम को हराकर जीता था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये उड़ीसा में किया जा रहा है और इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी उड़ीसा से रिलेटेड है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर,
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल है गणेशी लाल, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल जो है ये अभी हाल ही में पुरी में इसका उद्घाटन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, उद्घाटन किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत यह राजस्थान के जयपुर में स्थापित है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाल ही में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी यू ललित, ऑप्शन नंबर सी संजय किशन कौल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने जा रहे हैं? तो ये बनने जा रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी से एक क्वेश्चन तो बनता है ना, एक क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये 12 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, इसे याद कर लीजिएगा। 12 नवंबर 2022 को किसके जगह पे आएंगे? तो यू ललित के स्थान पर आएंगे, क्योंकि यू ललित जो है अभी प्रेजेंट में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं, मयूरभंज इनका गांव हुआ, ठीक है। और जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करती थी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एन.वी. रमन्ना, और उसके बाद बने हैं यू ललित, और अभी बनने जा रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, इसे याद कर लीजिएगा। डी.वाई. चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला अगर मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछ ले तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़ ही है, इसे याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन नंबर बी दोहा कतर में, ऑप्शन नंबर सी रोम इटली में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का जो आयोजन है ये पहली बार आयोजित हो रहा है भारत में, इसे याद कर लीजिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है, ठीक है। और वाडा का फुल फॉर्म आप बात करें तो ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसे याद कर लीजिएगा। इसका स्थापना 1999 में किया गया था, मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसे याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से भारत में नाडा है, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। चलिए पहला जो वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट था ये 2015 में आयोजित किया गया था, और कहाँ पे किया गया था? पहला बार संगोष्ठी 2015 वाला कतर दोहा में। दूसरा वाला जो किया गया था ये किया गया था 2018 में रोम इटली में। तीसरा वाला किया जा रहा है ये 2022 में नई दिल्ली में, और ये भारत में पहली बार वाडा का एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी आयोजित किया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर दोहा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये दोहा में किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कतर दोहा में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा यूनिवर्सिटी बना है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो अभी देखिए ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये टॉप पे रहा है और ये नंबर 2 पे रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के इसमें से 250 में कोई भी टॉप 250 में भी भारत का कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? तो अभी हमने आपको बता दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये ब्रिटेन का है, इसे याद कर लीजिएगा, यूके का, ठीक है।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में भारत की रैंक छठी है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुआ है भारत से भी, तो ये छठा रैंक पे है भारत। और भारत की तरफ से 75 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है IISc, ये 251 से 300 के बीच के में रैंक प्राप्त किया है, इसे याद कर लीजिएगा। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में कौन टॉप है, तो यही टॉप है, ठीक है। भारत का सुलिनी यूनिवर्सिटी जो है, ये हिमाचल प्रदेश का जो है यूनिवर्सिटी है, ये भारत में दूसरे स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बार आया है, तो इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इस यूनिवर्सिटी का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर डी विश्व आर्थिक मंच। तो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी किया गया है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। लोग समझेंगे कि नीति आयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। एजुकेशन 4.0 इसमें बताया गया है कि जो पढ़ाई तो बेस्ट क्वालिटी का हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिलेबस या कंटेंट ख़राब होने की वजह से ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन या का प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है स्कूल टू वर्क। मतलब जब लोग अपना ये करके पढ़ाई कंप्लीट करके जब वर्क पे जा रहा है ना, तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप हो सकता है, सिलेबस का गैप हो सकता है, या कंटेंट का गैप हो सकता है। अब विश्व आर्थिक मंच जो है, ये रिपोर्ट यूनिसेफ और युवा नामक संस्था के सहयोग से ये जारी किया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का जो शीतकालीन बैठक था, ये दावोस में आयोजित किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दावोस में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अभी आते हैं, नाटो भी एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें 30 देश शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा, और इसी के वजह से रसिया और यूक्रेन में अभी जो आप वार देख रहे हैं, ये नाटो की वजह से ही है, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन बोला है कि मैं यूक्रेन को अमेरिका बोला था कि आप नाटो में शामिल हो जाइए, और रसिया ऐसा चाहता नहीं है, ठीक है। क्योंकि नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें 30 देश शामिल है, अगर इस पे इस तीसों देश पे अगर किसी भी एक पे कोई हमला करता है, तो ये लोग 30 देश मिलकर उस देश को नस्ते नाबूद कर देंगे। इसीलिए नाटो एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसमें 30 देश शामिल है। इसका स्थापना 1949 में की गई थी, मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, और नाटो में भारत शामिल नहीं है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। क्योंकि नाटो जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, मतलब गुट निरपेक्ष रहना पसंद करता है, किसी भी पार्टी में नहीं रहना पसंद करता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में जापान ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए टेलर फ्रिट्ज, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस टियाफो। तो ये जो जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है, ये अभी हाल ही में टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। ये अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं, इसे याद कर लीजिएगा, अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और अभी ये क्या है कि अभी जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है 2022 का खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जो है, ये एशले बार्टी ने जीते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाली है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीते हैं, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी जो खिलाड़ी हैं वो राफेल नडाल ही हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये तो मतलब समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम होगा तो इसमें ये क्वेश्चन छपा हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, इसमें हम लोग इसके इतिहास के साथ साथ सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर आया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और ये 2 नंबर पे है पदक तालिका में, मतलब मेडल टैली में, और ये हरियाणा 3 नंबर पर है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब आते हैं इसके इतिहास में। तो ये जो है देखिए, भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 से की गई थी, और उस समय लाहौर जो है ये भारत में ही था, इसे याद कर लीजिएगा। 1940 में भारतीय ओलंपिक खेल का नाम बदल करके राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था, इसे याद कर लीजिएगा।
36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जो है इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर किया था और इसका शुभंकर है साबुज, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो खेल है इसमें दो खेल को शामिल किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए, योगासन और मलखम, ये दो नए खेल को शामिल किया गया है 36वें राष्ट्रीय खेल में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो है आयोजन ये गोवा में किया जाएगा अक्टूबर के महीने में, इसे भी याद कर लीजिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो समापन कार्यक्रम है ये 12 अक्टूबर को किया गया है सूरत में, कहाँ पे, सूरत में, और यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब चीफ गेस्ट कौन थे। अच्छा, 36वें राष्ट्रीय जो खेल हुआ है 2022 का, इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, और बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड किसे मिला है, तो हौसिका रामचंद्रा को मिला है, और बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड किसे मिला है, तो स्वयं साजन को मिला है। ये वाला स्लाइड से एक क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, बेस्ट फीमेल एथलीट में हौसिका रामाचंद्रन को, और बेस्ट मेल एथलीट में स्वयं साजन को, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके एकेडमी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी शिखर धवन, ऑप्शन नंबर डी सुरेश रैना। तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के पूर्व कप्तान हैं उन्होंने सीएसके एकेडमी का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में होसुर नामक स्थान है, वहाँ पे सीएसके एकेडमी का मतलब स्कूल है, उसका एकेडमी एक खोला गया है, और इन्हीं के नाम पे एमएस धोनी एकेडमी करके, ठीक है, और उसका सीएसके भी नाम है, सीएसके एकेडमी, तो इसे याद कर लीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन है, तो वो भी सीएसके है, इसे याद कर लीजिएगा। और महेंद्र सिंह धोनी जो है ये भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और ये रांची से बिलोंग करते हैं, झारखंड से, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने सूर्य के अध्ययन के लिए या सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी यूएई, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो देखिए कुआफू बोल के आप समझ जाएंगे जापान हो सकता है, नहीं, ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है सूर्य को, जो सूर्य का रहस्य है उसे जानने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। आपको मालूम होगा कि चीन के द्वारा ही कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है। कृत्रिम सूर्य मतलब खुद का आदमी का बनाया हुआ सूर्य चीन ने बनाया है, और ऐसा करने वाला चीन जो है ये विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। चीन ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुआफू नामक उपग्रह को लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा। सूर्य पर जो एनर्जी का निर्माण होता है ये नाभिकीय संलयन विधि पर होता है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। चीन की राजधानी बीजिंग है, और जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहिंग्या जो मुसलमान है ये वहाँ पे चीन में ही संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा, वहाँ पे वो लोग डिटेंशन केंद्र में रखा है चीन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहिंग्याओं के लिए भी चीन बहुत बार न्यूज़ में रह चुका है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। हम आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर सच में पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें कि हाँ सर ये अच्छा लगा, और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।